अच्छा बेटा, आज का ये जो टॉपिक आपके सामने आने वाला है, दिस इज एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट। और ये जो आप लोग अब पढ़ने लगे हैं, इसमें कल की गुफ्तगू से बातें बड़ी डिफरेंट हैं। एक तो मैं आप लोगों से अभी इस बात का जिक्र कर रहा था कि मैं ये जो टॉपिक है, इसमें जब मैंने देखा कैम्बेल को, तो कैम्बेल में मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला मैकेनिज्म, जितना बेहतरीन मैकेनिज्म मुझे ये एक और बुक जो मैं पहले पढ़ा करता था, रेवन एंड जॉनसन, ये इसका लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास, 11th एडिशन। इससे बहुत आउट क्लास लिखा हुआ मुझे ये टॉपिक जो है वो मिला। इसी तरीके से देर इज वन मोर ऑथर नोन एज सिल्विया स्मेडर। इसकी जो बायोलॉजी की लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है वो 12th एडिशन है, और इस बुक में भी ये टॉपिक गिवन है, बट इतनी डिटेल में नहीं है जितनी डिटेल में आपके रेवन जॉनसन में है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं आपको यही जो है वो रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कैम्बेल पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आपका ये कोर्स जो चल रहा है सेशन ये कैम्बेल का है, बट आप उसके साथ जो है वो जो एडिशनल बुक्स मिला रहे हैं उसमें ये टॉपिक आप, इट वुड बी बेटर दैट इफ यू कंसल्ट रेवन जॉनसन फॉर दिस मैकेनिज्म। ठीक है। हाँ, जहां तक बात है डायग्राम्स की, तो ये सिल्विया एस्मेडर की बुक है। इट हैज ऑसम डायग्राम्स। मतलब ये, इसमें ये जो एक मैकेनिज्म है यहाँ पर ट्यूमर के हवाले से, कैंसर सेल्स के हवाले से, यही नहीं मान। और ये आपका बेनाइन ट्यूमर और मेटास्टेटिक ट्यूमर जो है, इसकी जो डायग्राम्स गिवन है, दीज आर एक्सट्रीमली ऑसम। तो हम जो है वो मल्टी डायमेंशनल स्टडी जो है वो कर रहे हैं। चलते हैं अपने जो है वो कॉन्सेप्ट की तरफ। बेटा, हमने जो आज बेसिकली पढ़ना है वो है सेल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, डिवीजन कंट्रोल सिस्टम। और असल में हमारा जो बेसिक पर्पस है इसको पढ़ने का, वो ये है कि देर आर सेवरल चेक पॉइंट्स बिटवीन टू डिवीजन। अगर आपको जो है वो पिछला एक दिन पिछला लेक्चर आपको याद हो, तो ये बात मैंने बहुत क्लियरली की थी कि जो सेल डिवीजन्स होती हैं उनके दरमियान में जो चेक पॉइंट होते हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए। और उसमें आप लोगों के से मैंने एक मुख्तसर सी बात की थी, उसी बात को अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। बेटा, जब एक दफा एक सेल डिवाइड हो जाता है तो वो पहले नंबर 1 जो है वो पहुंचता है G1 फेज में। इसके बारे में कहते हैं कि इट इज अल्टीमेट चेक पॉइंट। अल्टीमेट चेक पॉइंट से यहाँ क्या मुराद है कि जो सेल इससे निकल जाता है, जो सेल G1 से निकल जाता है, वो ऑलमोस्ट बाकी फेजेस को भी क्रॉस कर जाता है जो G1 से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद फिर हम जो है वो आगे बात करते हैं। जब एक दफा G1 से सेल निकल जाता है तो उसके बाद फिर बात आती है, G1 में दो तरह के जीन्स होते हैं, दो तरह के जीन्स की प्रोटीन्स होती हैं, और G1 में आपको कल पढ़ाऊंगा। आज हमारा फोकस होगा SG2 और एक और फेज के ऊपर। G1 में दो तरह के जीन्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, आप लोगों में से बहुत सौ को यह बात पता होगी कि ऑन्को का मतलब कैंसर होता है, लेकिन ये जो प्रोटो ऑन्को जीन्स होते हैं ये असल में ग्रोथ जीन्स होते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ को प्रोमोट करवाते हैं। तो अगर कोई चीज ग्रोथ को प्रोमोट करवा रही है और अपने ग्रोथ को रोकना है, दोबारा सुनिए, अगर एक चीज ग्रोथ को प्रोमोट करवा रही है और आपने ग्रोथ को रोकना है, तो आप क्या करते हैं, आप उस चीज को स्टॉप करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपने ग्रोथ को स्टॉप करवाना है तो आप प्रोटो ऑन्कोजीन्स को क्या करवा देते हैं, आप प्रोटो ऑन्कोजीन्स को स्टॉप करवा देते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को प्रोमोट कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी तरह के जीन्स होते हैं जिनको, ये G1 के होते हैं, जिनको आप कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इनकी डिटेल इंशाल्लाह कल आएगी। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वो होते हैं जो ग्रोथ को स्टॉप करवाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों जीन्स जो हैं ये G1 के इंतहाई इंपॉर्टेंट जीन्स हैं। नेक्स्ट फेज आ जाता है एस फेज। जो एस फेज है, इसमें ज्यादातर जो काम होता है वो ये है कि इस दौरान प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। ये प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, ये प्रोटीन्स, इनमें एक तो एम फेज के लिए प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये तो एक डेफिनेट सी बात है। लेकिन एस फेज में कुछ प्रोटीन्स बनती हैं जो बाकायदा ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप कहते हैं साइक्लिन, और दूसरी खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप कहते हैं काइनेजेस।
ये जो साइक्लिन्स और काइनेजेस हैं, ये असल में वो प्रोटीन्स हैं जिन्होंने किसका रोल प्ले करना है, चेक पॉइंट का रोल प्ले करना है। ये किस में बना दी जाती हैं, ये एस फेज में बना ली जाती हैं। दूसरा काम एस फेज में क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अब यहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है, उसका जो एक आप यूं कह लीजिए कि एक असेसमेंट की जाती है, वो G2 फेज में की जाती है। इसीलिए ये जो चेक पॉइंट होता है, यहां से यहां तक का जो चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट को आप कहते हैं G2S चेक पॉइंट। G2S चेक पॉइंट, इस चेक पॉइंट पे नंबर 1 सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है, एरर इन डीएनए। अगर रेप्लिकेशन के दौरान कोई एरर आया है तो इस जगह पर फौरन उस एरर को ऑब्जर्व किया जाता है। यानी अगर कोई जीन डुप्लीकेट होने से रह गया है, या अगर कोई जीन ऐसा है जो म्यूटेट कर गया है, तो वो अंदाजा इस जगह पर लगाया जाता है। और अगर यहां से भी जो है वो पास हो जाता है, तो उसके बाद स्टार्ट होता है एम फेज। एम फेज में एक और रुकावट आती है। एम फेज में जो है वो एक और जो है वो चेक पॉइंट होता है, और वो कौन सा होता है बेटा, उसको आप कहते हैं एनाफेज चेक पॉइंट। ये एनाफेज में आता है। एनाफेज में एक और चेक पॉइंट आता है, इसकी डिटेल भी अभी मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर जब ये इससे भी पास हो जाता है, देन इट विल मूव टुवर्ड्स द टीलोफेज, और साइटोकाइनेसिस जो है वो हो जाएगी, एंड इट विल बी कंप्लीटली डिवाइडेड। तो एक दफा सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो G2S फेजेस हैं, इनमें क्या होता है। बेटा याद रखिए, जब आपने सेल को, मैं अब यहां पर एक जो है वो आपको एक्सप्रेशन बना देता हूं, जब आपने सेल को G2 फेज से M फेज में भेजना है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर जो है ये एक डायग्राम बनाते हैं, दिस फेज इज नाउ M फेज एंड नाउ दिस इज G2 फेज, ठीक है। अब G2 फेज में कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, जिनको आप कहते हैं काइनेजेस। ये जो काइनेजेस होती है ना, इस काइनेज को आप समझ लीजिए कि ये एक अदद काइनेज है। ये काइनेज है, और ये काइनेज जो है ये एम फेज स्टार्ट करवाएगी। ये काइनेज ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनके दो एंड्स होते हैं। एक एंड होता है जो काइनेज को डीएक्टिवेट करवाता है, इसको आप कहते हैं डीएक्टिवेटिंग एंड। डीएक्टिवेटिंग एंड। और दूसरा एंड होता है जो, यानी अगर काइनेज डीएक्टिवेट होगी तो इट विल स्टॉप माइटोसिस। डेफिनेटली ये माइटोसिस को आगे नहीं जाने देगी, माइटोसिस यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। और दूसरा एंड होता है जिसको आप कहते हैं एक्टिवेटिंग एंड। यहां पर जो है वो अगर ये एंड एक्टिवेट हो जाता है, इस एंड को एक्टिवेट किया जाता है, तो ये किस तरफ ले जाती है, ये एक्टिवेट करती है काइनेज को, और काइनेज जो है वो सेल को एम्फेज की तरफ ले जाता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको फॉस्फेट का एटम चाहिए होता है। अगर फॉस्फेट इधर अटैच हो जाता है तो काइनेज डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर फॉस्फेट इधर अटैच हो जाता है तो काइनेज एक्टिवेट हो जाएगी। यानी इसका क्या मतलब है कि दोनों पॉइंट्स पर यू विल बी नीडिंग अ फॉस्फेट एटम। अनुल हुदा किधर गई? एनी उसको मैसेज करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, करें फिर क्वेश्चंस दरमियान में रह जाते हैं। अच्छा जी, फॉस्फेट्स जो हैं, फॉस्फेट्स जो हैं वो यहाँ पर डीएक्टिवेट और एक्टिवेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या फॉस्फेट्स काफी हैं? नहीं। फर्ज कर लिया कि आप इस वक्त एक्टिवेटिंग एंड पर फॉस्फेट ग्रुप लगा चुके हैं। एक्टिवेटिंग एंड पर फॉस्फेट ग्रुप आप लगा चुके हैं, लेकिन काइनेज अभी एक्टिवेट नहीं होगी, अभी इसकी एक्टिवेशन इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या जोड़ना होगा? इसके साथ एक अदद आप एक और प्रोटीन जोड़ेंगे बेटा, उस प्रोटीन का नाम है साइक्लिन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम साइक्लिन प्रोटीन है। ये साइक्लिन प्रोटीन का नाम कहां से आया है बेटा? साइक्लिन प्रोटीन जो है, इनकी कंसंट्रेशन सेल में फ्लक्चुएट करती है। कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट कैसे करती है? फ्लक्चुएट ऐसे करती है कि जब एक दफा
सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, इसको आप यूं कह लीजिए कि आफ्टर सेल डिवीजन, जब एक दफा सेल डिवाइड हो गया, आफ्टर सेल डिवीजन द साइक्लिन रिड्यूसेस, साइक्लिन कम हो जाती है, ठीक है, साइक्लिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगती है, एक दफा सेल डिवीजन कंप्लीट हो गई, एम फेज कंप्लीट हो गया, सारा कुछ जो है एम फेज कंप्लीट हो गया, सेल डिवाइड हो गया, जब एक दफा एम फेज के बाद सेल डिवाइड हो जाता है, साइक्लिन कम हो जाती है। जब एम फेज शुरू होने लगता है या जब G2 फेज आने लगता है, साइक्लिन दोबारा ज्यादा हो जाती है। तो ये जो साइक्लिक इसकी फ्लक्चुएशन चल रही है, उस वजह से इन प्रोटीन को आप क्या कहते हैं, साइक्लिन कहते हैं। बेटा ये जो साइक्लिन प्रोटीन है, जब तक ये काइनेज के साथ अटैच नहीं होगी, तब तक जो काइनेज है वो इसको स्टार्ट नहीं करेगा। अब आइए, आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको आप कहते हैं काइनेज फॉस्फेट साइक्लिन। ये तीन तीन कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं ना इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। इस कॉम्प्लेक्स को आप नाम देते हैं माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर यानी एमपीएफ, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर यानी एमपीएफ। ये एमपीएफ फैक्टर जो है, ये क्या करता है, अगर एमपीएफ बन गया, गौर से सुनिए, बेसिकली यहां पर अब क्या है, अगर एमपीएफ बन गया तो ये G2 से निकाल के सेल को किधर ले जाएगा, एम फेज में लेकर जाएगा। इन केस अगर एमपीएफ जो है वो नहीं बन सकता, तो जो सेल है वो G2 से एम फेज में नहीं जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एमपीएफ नहीं बनाना तो उसके लिए क्या शर्त होगी। और से सुनिए बेटा, आपका जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए जब एक दफा डुप्लीकेट हो जाता है, डीएनए का एक क्रोमेटिन थ्रेड ये है और एक क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो ये है, ये दो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं। ये डबल कब बनता है, आफ्टर एस फेज, एस के बाद जो है वो एक क्रोमेटिन थ्रेड डुप्लीकेट हो जाता है। अगर तो इफ देयर इज नो मिस्टेक, इफ देयर इज नो मिस्टेक, तो क्या होता है कि इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन जब हो जाती है और कोई मिस्टेक नहीं मिलती, तो यहां से एक केमिकल आता है जो कि एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम है फॉस्फेटेज। ये एंजाइम फॉस्फेटेज है। जब एक दफा आपको डीएनए में कोई गलती नहीं मिली, डुप्लीकेटेड डीएनए में जब आपको कोई मिस्टेक नहीं मिली, तो आप एक केमिकल फैक्टर भेजते हैं, केमिकल फैक्टर फॉस्फेटेज को आकर एक्टिवेट करता है, और ये फॉस्फेटेज क्या करता है, ये फॉस्फेटेज आकर डीएक्टिवेटिंग एंड से फॉस्फेट को रिमूव करवा देता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक्टिवेटिंग एंड पे फॉस्फेट अटैच्ड है और डीएक्टिवेटिंग एंड पर भी अटैच्ड है, तो अब भी जो एमपीएफ है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। एमपीएफ कब एक्टिवेट होगा, जब एक्टिवेटिंग एंड पे भी फॉस्फेट हो, साइक्लिन भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन डीएक्टिवेटिंग एंड से फॉस्फेट रिमूव्ड हो। तो डीएक्टिवेटिंग एंड से फॉस्फेट रिमूव करने के लिए आप पूरा डीएनए स्कैन करते हैं। फॉस्फेटेज जब एक दफा मिस्टेक नहीं मिलती, फिर फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करने के बाद आप क्या करते हैं, आप डीएक्टिवेटिंग एंड से फॉस्फेट हटा देते हैं। जब यहां से फॉस्फेट हटाते हैं तो अब ये एमपीएफ कंप्लीट बनता है, और G2 से निकल के जो सेल होता है वो एम फेज में चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैंसर सेल में क्या होता है। बेटा कैंसर सेल आप लोगों को बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, 2 लेक्चर के बाद शायद उसकी बारी आए, लेकिन याद रखिए ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर या ये जो सीएफ है इसके बनने में कोई गलती आती है, या फॉस्फेटेज जो है वो मुस्तकिल बनता रहता है। आपको ये अच्छी तरह पता है कि जब फॉस्फेटेज मुस्तकिल बनता रहेगा तो ये जो एमपीएफ है ये एक्टिवेट रहेगा। क्यों, जब ये मुस्तकिल बनता रहेगा तो फॉस्फेट हटा रहेगा डीएक्टिवेटिंग एंड से, और एमपीएफ एक्टिवेट रहेगा, और जब एमपीएफ एक्टिवेट रहेगा तो G2 विल बी नो मोर अ चेक पॉइंट। यानी अब अगर आपने कंट्रोल करना है तो फॉस्फेटेज ना बनाए ना, फॉस्फेटेज ना बनाए। अगर आपने फॉस्फेटेज बना दिया तो जो डीएक्टिवेटिंग एंड से फॉस्फेट है वो हट जाएगा,
और विदाउट योर कमांड जो एमपीएफ है वो सेल को G2 से किस में ले जाएगा, एम फेज में ले जाएगा, जिसकी वजह से सेल बगैर चेक के एम फेज में जाकर डिवाइड होता रहेगा। सो दिस इज द चेक पॉइंट आफ्टर एस फेज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है जिसके बारे में हम जो है इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहां पर जो है वो अब ये जितने केमिकल फैक्टर्स हैं ये मिलकर G2 पे या तो सेल को रोक लेंगे या यहां से पास हो जाने देंगे। बेटा मैं यहां पर 5 मिनट का या 3 मिनट का स्टॉप लगा रहा हूं, आपको क्वेश्चन है तो बताइए। जी जी जी। हम्म हम्म। डुप्लीकेशन के लिए जीवन में बनते हैं। G2 तो एस के बाद हो रहा है ना। हम्म। साइक्लिन और काइनेज, साइक्लिन और काइनेसिस, देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये कोई वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है। अगर एक चीज इतने बॉर्डर पर बन रही है कि वो एस फेज और G2 फेज में फर्क नहीं किया जा सकता, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू योर बुक्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खासतौर पे रेविन जॉनसन, उसमें तो यही है कि ये एस फेज में बनते हैं और G2 में आकर ये अटैच होते हैं और G2 का फॉस्फेटेज फिर इसको रिमूव करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो साइक्लिन और जो काइनेज है, क्योंकि इन्होंने वर्किंग G2 में करनी है लिहाजा इनको एस में बनाया जाता है। ये बिल्कुल हरगिज जरूरी नहीं है कि जितनी भी प्रेपरेशन है वो सिर्फ G1 में होगी, नहीं, G1 में भी होती है, एस में भी होती है और G2 में भी होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर जी। हम्म। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए अगर डिफरेंट सिग्नल्स हैं तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन G1 में भी हो सकती है, G2 में भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा है। एस फेज में भी अगर आपने जो है फर्ज करें कि आपने ऐसी प्रोटीन बनानी है जो आपके डीएनए को स्कैन करे, तो हो सकता है कि उनमें से बहुत सी प्रोटीन एस फेज में बनाई जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा इम्कान है। और ये जो हम लोग मैं समझ रहा हूं कि आप असल में किस लिहाज से बात कर रही हैं। हम लोग आमतौर पे पढ़ के जो आते हैं उसमें हम चीजों को बड़ा पर्टिकुलर कर देते हैं कि ये काम यही होता है और कहीं नहीं हो सकता। याद रखिए, ये जो हमारी सेल साइकिल है ना हमारा, इसमें कोई भी चीज परफेक्ट बाउंड्री से डिवाइडेड नहीं है। लिहाजा जब एक चीज परफेक्ट बाउंड्री से डिवाइडेड नहीं होती तो वो उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो एस फेज में होती है, ये भी कह सकते हैं कि वो G2 में होती है। अब आप, जहां तक बात है मैट्रिक और एफएससी की, तो प्रॉब्लम ये है कि आपने उन बच्चों को वही बताना होता है या वही लिखवाना होता है जो बुक में होता है। लेकिन बीइंग ए साइंटिस्ट एंड बीइंग ए टीचर, दोनों अप्रोचेस को ध्यान में रखें। तो ये बात बिल्कुल है कि एक्सेप्शन मौजूद हो सकती है और हम ये कह सकते हैं कि फलां प्रोटीन G1 में नहीं बल्कि एस में हो रही है और फलां प्रोटीन एस में नहीं बल्कि G2 में हो रही है। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन G1 में होती है। ठीक है जी। तो अब आइए, यहां पर अब हमारे पास जो है वो G2S फेज का जो चेक पॉइंट था वो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, याद रखिए फिलहाल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो ये जो सेल डिवीजन है ये यीस्ट में है। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये जो जजिंग की गई ये है यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, लेकिन यीस्ट में है। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमने वर्टिब्रेट्स में पढ़नी है। जैसे आपको एक मिसाल देता हूं, बेटा ये जो प्रोटीन है जिसको आपने काइनेज कहा है, वो ये ब्लैक कलर की प्रोटीन है जिसको आपने काइनेज कहा है। ठीक है, ये काइनेज क्योंकि साइक्लिन पर डिपेंडेंट है, इनिशियली यही पता लगा, फॉस्फेट पर भी डिपेंडेंट है लेकिन ये बहुत देर देर से पता लगा।
शुरू में जो पता लगा वो ये था कि ये जो साइक्लिन प्रोटीन है ये जो है वो काइनेज को एक्टिवेट करवाती है, यानी काइनेज साइक्लिन पर डिपेंडेंट है। तो इस प्रोटीन को क्या नाम दिया गया? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये जो सीडीके यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, ये आपको अभी बता देता हूं कि वर्टिब्रेट्स में तकरीबन 50 डिफरेंट सीडीकेज हैं, जो कि G1 में भी होती हैं और G2 में भी होती हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि यीस्ट में तो हम एक जनरल मॉडल पढ़ रहे हैं। याद रखिए, जब भी हम किसी चीज का मॉडल पढ़ाते हैं तो वो हम एक जनरलाइज्ड मॉडल पढ़ाते हैं और उसके बाद उसके एक्सेप्शंस देखते हैं। तो ये तो हम अभी यीस्ट में देख रहे हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में जो ये काइनेज प्रोटीन्स हैं जो साइक्लिन पर डिपेंडेंट हैं, यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो हैं, ये 50 डिफरेंट जो हैं वो मौजूद हैं, और ये इस लिहाज से एक एक्सेप्शन है जो वर्टिब्रेट्स में आती है। ले जी, एक तो आपने चेक पॉइंट जो है वो G2S चेक पॉइंट देख लिया। अब आइएगा, नेक्स्ट चेक पॉइंट है एनाफेज। एनाफेज चेक पॉइंट, ये जो एनाफेज चेक पॉइंट है इसको आप कहते हैं एपीसी। एपीसी, एपीसी का हमारी सियासत में मतलब होता है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये क्योंकि सियासत नहीं है बल्कि ये सियासत से बहुत दूर है, लिहाजा अब आप जब भी सोचें तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले आपके जहनों में आना चाहिए एनाफेज चेक पॉइंट। ठीक है, अब एनाफेज चेक पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले तो आप यहां पर एनाफेज चेक पॉइंट से भी पहले सोचिए कि मेटाफेज में क्या होता है। बेटा, मेटाफेज में होता यह है कि जो आपके प्रोफेज के बिखरे हुए क्रोमोसोम होते हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो बिखरे हुए होते हैं, ये बिखरे हुए डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो हैं, इनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इनको पकड़ते हैं और इनको कैरी करके सेल के बिल्कुल दरमियान में लेकर आते हैं। ये किसमें होता है? ये होता है मेटाफेज में। ठीक है, ये जो बिखरा हुआ फेज है ना, ये असल में है प्रोफेज। ये प्रोफेज का एंड कह लीजिए आप। ठीक है, प्रोफेज का एंड। उसके बाद फिर एक फेज आता है जिसमें इनके साथ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ते हैं, उसको आप कहते हैं प्रोमेटाफेज। ठीक है, यानी कि एक दरमियान की बाउंड्री। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। प्रोमेटाफेज में क्या होता है कि ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है ये जुड़ जाते हैं। जब एक दफा जुड़ जाते हैं तो मेटाफेज स्टार्ट होता है, और मेटाफेज में जो सेल होता है, 46 के 46 जो क्रोमोसोम होते हैं डुप्लीकेटेड, वो सेल के दरमियान में अरेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब अभी एनाफेज स्टार्ट नहीं हुआ बेटा। अब यहां पर क्या कंफर्म किया जा रहा है? यहां पर दो बातें कंफर्म की जा रही हैं। सबसे पहले यहां पर यह कंफर्म किया जा रहा है, नंबर 1, ऑल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर। सबसे पहली चीज जो यहां कंफर्म की जा रही है कि क्या सारे जुड़ गए? वही बात है कि आप जो है वो जब किसी एक बड़ा सारा ग्रुप जो है वो किसी सैर पर जाता है तो वो सबसे पहले ये देखता है सारे लोग बैठ गए, हाँ जी, वो सीट खाली क्यों है, वहां पर कौन बैठा हुआ था, हाँ भाई तुम्हारा जो है वो कोई बच्चा बाहर तो नहीं रह गया, फलां तो नहीं रह गया, देखो भाई तुम्हारा दोस्त बाहर तो नहीं रह गया। ये सारा कुछ देख के उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करके बस चलाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है उनकी अटैचमेंट को जज किया जाता है कि क्या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ गए हैं। ठीक है, नंबर 2, टग ऑफ वॉर should be ended in a draw, should ended in a draw। अब ये जो है वो इन अ ड्रॉ, बल्कि मैं पूरा सेंटेंस पहले लिख लेता हूं, एंड ऑल क्रोमोसोम्स शुड बी प्रेजेंट इन द सेंटर। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए टग ऑफ वॉर क्या होता है? जी बिल्कुल, रस्साकशी।
ये जो आप वो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बहुत से लोगों, ये गेम होती है, मैं आपको जो है वो इसको सादा अल्फाज में बता देता हूँ। इसमें एक साइड से 5 लोग जो है वो रस्सा पकड़ रहे हैं, एक साइड से बाकी 5 लोग रस्सा पकड़ रहे हैं। अगर इधर वालों ने इधर खींच लिया तो वो जीत गए, अगर इधर वालों ने इधर खींच लिया तो वो जीत गए। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एना फेज स्टार्ट होने से पहले ये कंफर्म हो कि जो टग ऑफ वॉर है यानी रस्साकशी है, उसमें दोनों के दोनों ड्रॉ हो जाएं। ड्रॉ होने का क्या मतलब है कि ना कोई क्रोमोसोम सेंटर से राइट पर हो और ना कोई डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेंटर से लेफ्ट पर हो, बल्कि पर्टिकुलरली सारे क्रोमोसोम दरमियान में अरेंज हो जाएं, ताकि उसके बाद यह फैसला किया जाएगा कि इनको दरमियान से तोड़ा जाएगा। यानी सबसे पहले तो सबको अटैच कर दो। नंबर 2, ये जो खेचा तानी है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल की, ये ड्रॉ हो जाए और जो दरमियान में 46 क्रोमोसोम हैं वो स्पिंडल के बिल्कुल दरमियान में अरेंज हो जाएं। ठीक है, एक ये दूसरी जो है वो दूसरा चेक यहां पर लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये अब दोनों चेक जो है वो देख लिए गए। जब एक दफा एक तीसरी चीज होती है, वो क्या होती है कि द माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात हो रही है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स शुड बी इन अ टेंशन, शुड बी इन द टेंशन। टेंशन का क्या मतलब है कि इनमें तनाव होना चाहिए, दोनों तरफ से खिंचाव हो। दोनों तरफ से खिंचाव होगा तो वो दोनों तरफ का खिंचाव जो है वो बराबर रखेगा, उसको सेंटर में रखेगा। ठीक है, अब ये दोनों तरफ से खिंचाव है, क्रोमोसोम इस खिंचाव के बावजूद अलहदा नहीं हो रहा, क्यों? मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, क्योंकि वो हिंट से आप लोगों को फौरन आंसर पता लग जाएगा। नहीं, एस्टर, एस्टर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सबसे पहले जाके तो एस्टर बना है। ठीक है, एस्टर तो बन गया, उसके बाद काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल निकले, उन्होंने आके क्रोमोसोम को पकड़ लिया, खींचा तानी कर करके उसको दरमियान में 46 के 46 अरेंज कर दिए, तनाव आ गया, सब कंफर्म हो गया। अभी भी क्रोमोसोम अलहदा नहीं हुए, क्यों? शाबाश, ये जो कोहेसिन प्रोटीन है ये अभी जुड़ी हुई है। और आप लोगों को याद होगा कल जो मैंने आपको बात की थी वो ये थी कि जो कोहेसिन प्रोटीन है ये दोनों क्रोमेटिड्स के दरमियान में दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़े रखती है, ऐसे इस तरह से सेंट्रोमियर पर भी और पूरे क्रोमोसोम पर भी दरमियान में कोहेसिन प्रोटीन होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहां पर ये जो 3 शराइत हैं जब ये पूरी हो जाएंगी तो अब क्या होगा, अब आप एक एंजाइम रिलीज करवाएंगे जिसको कहा जाएगा सेपरेज। ये जो सेपरेज एंजाइम है ये जाकर जो है वो इस जो कोहेसिन है इसको डिसॉल्व कर देगा, कोहेसिन डिसॉल्वर। ठीक है, कोहेसिन को डिसॉल्व कर देगा और जैसे ही कोहेसिन डिसॉल्व होगी दोनों क्रोमोसोम दरमियान में से अलहदा होके सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन जो सेपरेज है क्या वो हर वक्त एक्टिवेट होता है? अगर सेपरेज एक्टिवेटेड है और सेपरेज जो है वो अ, खुला फिर रहा है सेल में, तो ये तो कोहेसिन को किसी भी टाइम पे जो है वो कर देगा, कोहेसिन को दरमियान में से डिटैच कर देगा, ये तो मतलब हो जाएगा। अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में इस मूज और घोड़े को आप लगाम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेपरेज है तो इसके साथ एक डीएक्टिवेटिंग फैक्टर लगाएंगे और इस डीएक्टिवेटिंग फैक्टर का नाम होता है सिक्योरिन। सिक्योरिन नाम का एक फैक्टर इसके साथ अटैच होता है और ये सिक्योरिन जो है ये सेपरेज को डीएक्टिवेट रखता है, यानी कि बदमाशी से बाज रखता है कि भाई अभी तूने कोहेसिन को सेपरेट नहीं करना, अभी अगर तूने सेपरेट कर दिया तो इनमें सेपरेशन हो जाएगी और सेपरेशन के नतीजे अच्छे नहीं होते। लिहाजा अब क्या होगा कि ये जो 3 जब ये क्लियर हो जाएंगे ना, ये तीनों जब पॉइंट क्लियर हो गए, सारे अटैच हो गए हैं, टग ऑफ वॉर एंड हो गया है और टेंशन मौजूद है, तो उसके बाद यहां पर एक केमिकल फैक्टर अपीयर होगा जिसको कहते हैं यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन जो है वो यहां पर अपीयर होगा और ये जो यूबिक्विनोन है ये जाकर सिक्योरिन को
क्या कर देगा, जरा गौर से देखिए, ये जाकर सिक्योरिन को कर देगा अलहदा। अब क्या होगा कि ये जो सिक्योरिन है ये सेपरेट हो जाएगी और इस सिक्योरिन के साथ क्या लगा हुआ होगा, यूबिक्विनोन, ये सिक्योरिन को अलहदा कर देगा। जब सिक्योरिन अलहदा होगी तो सेपरेज एक्टिवेट हो जाएगा और वो जाकर इस सारी कोहेस्टिन को डिसॉल्व कर देगा और जो क्रोमोसोम है वो अलहदा हो जाएंगे। यानी जब तक क्रोमोसोम को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा, सेल मेटाफेज पे रुका रहेगा, एनाफेज शुरू नहीं होगा। बेशक सारे दरमियान में अरेंज हो गए हैं, अगर कोई भी क्रोमोसोम इधर से उधर है, किसी का सेंट्रोमियर नहीं बना या कुछ ऐसा सिस्टम है, तो मेटाफेज पे ये क्रोमोसोम जो हैं ये जुड़े रहेंगे और जब तक ये वहीं रहेंगे और एनाफेज स्टार्ट नहीं होगा। दैट इज वाई आप इसको कहते हैं एनाफेज चेक पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर जो है वो एनाफेज चेक पॉइंट इसको, अच्छा यहां पर एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि ये जो कोहेसिन है ना, ये पूरे दोनों क्रोमैटिड्स के दरमियान में होती है, लेकिन यीस्ट में खास तौर पे मैमल के क्रोमोसोम की जब आप बात करते हैं ना, तो मैमल्स में जो क्रोमोसोम होता है ना उसमें अभी ये रेवन जॉनसन में लिखा हुआ था कि मैमल्स में जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो कोहेसिन होती है ना वो ज्यादातर सिर्फ सेंट्रोमियर पर होती है। बाकी जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जो आर्म्स होते हैं, सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द आर्म्स होते हैं, उनके दरमियान में मैमल्स में कोहेसिन नहीं होती। कोहेसिन सिर्फ सेंट्रोमियर के दरमियान ही होती है और सेपरेज आकर सारी कोहेसिन को नहीं डिटैच करता, बल्कि सिर्फ सेंट्रोमियर से डिटैच करके उनको अलहदा कर देता है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड चेक पॉइंट ऑफ माइटोसिस। हाँ, अगर ये गुजर गया, सेकेंड नहीं एक्चुअली थर्ड चेक पॉइंट है ये, अगर ये भी पास हो गया उसके बाद अब फिर आपके पास कोई चारा नहीं है। नाउ इट विल मूव फॉरवर्ड। अब ये जो है वो माइटोसिस होगी एनाफेज के बाद। आपको पता है कि जब एक दफा एनाफेज हो गया फिर टीलोफेज है। इवन टीलोफेज भी चेक पॉइंट है। हाँ, ये भी एक बात आपको बता दूं, लेकिन ये चेक पॉइंट पता क्या है, एक दफा जब G2 से आप गुजर गए ना, तो उसके बाद ये चेक पॉइंट है जो कैंसर सेल भी काम वो कर सकता है, कैंसर सेल भी पूरे कर सकता है। भाई कैंसर सेल है ना, दरमियान में क्या करना है, 46 दरमियान में अरेंज करने हैं, उन सब के साथ एक एक डोरी लगानी है। ठीक है, और उसके साथ बाद उनको सेपरेट कर देना है। तो ये काम जो है ये कैंसर की राह में रुकावट नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। एनाफेज चेक पॉइंट जो है ये कैंसर की राह में रुकावट नहीं है, ये बस इतनी रुकावट जरूर है कि हाँ कोई गलती ना हो जाए, एक तरफ ज्यादा क्रोमोसोम और एक तरफ कम क्रोमोसोम ना हो जाए। कैंसर की राह में असल रुकावट जो है वो G1 और दूसरी रुकावट G2 फेज है। एनाफेज वाला जो चेक पॉइंट है, इवन टीलोफेज पे जाके जो सेल थोड़ी देर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट करने से पहले सेल थोड़ी देर जो है वो रुकता है, तो वो भी कैंसर की राह में रुकावट नहीं है। हाँ, एक यूं कह लीजिए कि एक सीक्वेंस है जिसमें थोड़ी देर के लिए रुकावट आ जाती है, वो एनाफेज और टीलोफेज दोनों में होती है। जी बेटा, अगर क्वेश्चन है तो बताइए। ये जो फैक्टर ये भी जो है वो उसमें मौजूद है, साइटोप्लाज्म में मौजूद है और इसको एक्टिवेट किया जाता है गालबन माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए। ये नहीं लिखा हुआ, ये जो है वो मैंने शायद किसी जगह पढ़ा था, मैं कोशिश करूंगा आपको रेफरेंस देने की। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि सेपरेज जिसके जरिए एक्टिवेट होता है ना, वो असल में आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का सिग्नल जो है ना, वहां से कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जब फुल तनाव में आ जाते हैं तो उसके बाद वहां से कोई सिग्नल आता है जिसको आप यूबिक्विनोन कहते हैं, जो कि फिर आके इनको एक्टिवेट करता है। तो ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड है। जी बेटा, और समझ आई कोई नहीं आई। जी बेटा, अच्छा आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या ऐसा चेंज आ जाए कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर के साथ जाके अटैच ना हो। बेटा मोस्टली इसमें जो है वो चेंजेस ऐसी नहीं आया करती। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि ये कैंसर सेल जो है ये उसकी राह में रुकावट नहीं है। ज्यादातर बल्कि 99.9% जो है ऐसा होता है कि काइनेटोकोर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो
क्रोमोसोम के अपने अंदर आते हैं, सेंट्रोमियर के अलावा जो रीजन्स है ना उनमें आते हैं ये प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से जो अनइवन डिवीजन्स जो हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, आपको जो है वो इंशाल्लाह मियोसिस में मैं बताऊंगा कि काइनेटोकोर के अलावा कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर किस किस तरह की वेरिएशन आती है, तो क्रोमोसोम नंबर +1 +2 वगैरह हो जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ऐसा इशू आता है, तो वो इंशाल्लाह मियोसिस में। काइनेटोकोर के स्पेसिफिक पॉइंट पे आमतौर पर प्रॉब्लम कम आता है। ठीक है, वो जो एक खास आप प्रॉब्लम कह रही हैं, जैसे मियोटिक डिसऑर्डर की कल मैंने बात की थी, डाउन सिंड्रोम में 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है या माइनस हो जाता है, या टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इनमें +1 या -1 वाली सूरत हाल हो जाती है। तो वो क्यों आती है, उसका ताल्लुक माइटोसिस के साथ नहीं है। आप देखें, अगर ये जो प्रॉब्लम है ये काइनेटोकोर से एसोसिएटेड होती है ना, जैसे डाउन सिंड्रोम है या क्लाइनफेल्टर है या टर्नर है, अगर ये काइनेटोकोर से एसोसिएटेड होती तो ये माइटोसिस में भी लाजमी आ सकती थी। माइटोसिस में नहीं आती, मियोसिस में ही आती है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम काइनेटोकोर यानी सेंट्रोमियर के अलावा कहीं और से प्रॉब्लम आता है, क्रोमोसोम के ही किसी पॉइंट से, लेकिन सेंट्रोमियर के अलावा किसी और जगह से प्रॉब्लम आता है जो वो प्रॉब्लम कॉज होती है। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम आमतौर पर कॉज ही नहीं होती, लिहाजा ये कैंसर के राह में रुकावट भी नहीं होती। जी बेटा, क्या हो गया? और कोई क्वेश्चन? जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अदरवाइज बन सकता है, अगर ऐसी म्यूटेशन हो जाए जो कैंसर कॉज कर चुकी हो। अगर ऐसी म्यूटेशन हो जाए जो कैंसर कॉज कर चुकी हो और फॉस्फेटेज बगैर कमांड के, डीएनए म्यूटेट हुआ हुआ है और फॉस्फेटेज बगैर कमांड के जाता है और उसके ऊपर से फॉस्फेट जो है वो हटा देता है। अब आपने नॉर्मल हालात में क्या देखा कि डीएनए अगर म्यूटेट होगा तो फॉस्फेटेज नहीं बनेगा, लेकिन फर्ज कर लें कि अगर डीएनए म्यूटेट हुआ हुआ है तब भी फॉस्फेटेज आकर उसके ऊपर से हटा देता है, तो इसका मतलब यह है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लीथल म्यूटेशन इन फॉस्फेटेज जीन और एनी अदर जीन जो ये काम कर रहा है। तो ऐसी सूरत में कैंसर कॉज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो डीएनए हम कहते हैं ना, डीएनए म्यूटेशन ही होती है ना आमतौर पे। तो अब यहाँ पर एक मिनट सर, ना एक आखिरी बात मैं बता दूं। अब इसमें होता ये है, आप देखें कि मैंने आपको पिछले दिनों जब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था ना सेल डिवीजन का, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप एफएससी की बुक की कम ही बातों से मैं जो है वो इत्तेफाक करता हूँ। आपकी एफएससी की बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंसर कॉज करने के लिए एटलीस्ट 5 to 20 या 25 म्यूटेशन चाहिए होती हैं, तब जाके कैंसर कॉज होता है। अब ये जो आपने इतने फैक्टर देखे हैं और ये वो हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कितने डिस्कवर हो चुके हैं रिसर्च पेपर्स में, वो और है। हम जो अभी बुक में पढ़ रहे हैं, बुक जो है वो पब्लिश हुई है 2015 में, 2017 में। ठीक है, उस बुक के मुताबिक ये फैक्टर्स हैं जो कि आ रहे हैं और जा रहे हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, काइनेज तब तक एक्टिवेट नहीं होगी जब तक साइक्लिन नहीं अटैच होगा। अब देखिए, इसका मतलब है कि साइक्लिन बनेगी तो काइनेज एक्टिवेट होगा। अब कैंसर कॉज करने के लिए आपको साइक्लिन के जीन को भी म्यूटेट करना पड़ेगा। नंबर 2, फॉस्फेटेज। कैंसर कॉज करने के लिए फॉस्फेटेज का जीन भी जो है वो खराब करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर आसानी से कॉज नहीं होता, खुदा ना खास्ता। आप G2S फेज, एनाफेज, इवन टीलोफेज, इन पे जाकर भी जो है वो थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन आपको लानी पड़ती है। एनाफेज और टीलोफेज को तो हटा दें, वो मैंने कहा कि वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन G1 G2S फेज, इन दोनों जगहों पर कई कई जीन्स में आप प्रॉब्लम लाते हैं, काइनेज में भी, साइक्लिन में भी, फॉस्फेटेज में भी, तब जाकर कैंसर कॉज होने के चांसेस बनते हैं। जी, एस फेज से पहले होता है, एस फेज से पहले होता है। इसको आप यूं कह लीजिए कि बेसिकली G2S फेज जो है ना वो एक कंबाइंड चेक पॉइंट है। पर्टिकुलरली एस फेज में चेक पॉइंट नहीं होगा, ये कंबाइंड चेक पॉइंट होता है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा ये देखिए कि एक छोटी सी हम बात करते हैं कि हमारे सेल्स को
सिग्नल कहां से? जी जी बोलिए। जी बेटा। हाँ जी बिल्कुल। हम्म। हाँ, उसमें ये होता है ना बेटा कि फर्ज कर लें कि डीएनए जो है उसको अभी स्कैन किया जा रहा था, उसको अभी स्कैन किया जा रहा था। जैसे आमतौर पे डीएनए को स्कैन करने के लिए जो आपके डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं ना, मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा एप्सिलॉन गैमा, ये कई तरह के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो डीएनए को बकायदा स्कैन करते हैं, ठीक है। अब ये स्कैन करेंगे तो ये एक्टिवेट करेंगे किसको? सीएफ को। अब होता क्या है कि अगर सीएफ जो है या फॉस्फेटेज उसमें म्यूटेशन आई हुई है, तो डीएनए पूरा स्कैन होने से पहले पहले ही फॉस्फेटेज रिलीज हो जाएगा। अब डीएनए पूरा स्कैन हुआ नहीं, भाई हमने डीएनए पूरा स्कैन किया नहीं, हमने तुम्हें कमांड दी नहीं, तुम पहले ही फॉस्फेटेज रिलीज कर दो। अब ऐसी सूरत में असल में डीएनए पॉलीमरेज जो है उसने चेक करके कमांड देनी थी कि हाँ अब फॉस्फेटेज रिलीज करो, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अब आपके एक जीन में इस तरह की म्यूटेशन हो गई कि फॉस्फेटेज को बगैर कमांड मिले फॉस्फेटेज रिलीज करवा दिया गया। अब ऐसी सूरत में म्यूटेशन है नहीं है, सेल डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका क्या मतलब है कि अनकमांडेड सेल, अनकंट्रोल्ड सेल जो है वो कैंसर सेल होता है ना। तो बेसिकली वो यही कंट्रोल था कि जिसने फॉस्फेटेज को रोका हुआ था कि अभी ठहर जाओ चेक करने दो। लेकिन जब एक दफा म्यूटेशन हो गई तो अब फॉस्फेटेज की जाने भला, उसका काम है भाई कमांड, कमांड मिले बगैर ही अब वो जाके जो है वो, जैसे वो होता है ना कि एक बंदा उसका दिमाग खराब हो जाता है तो वो बगैर, वो किसी की इजाजत के बगैर कोई काम कर बैठता है, तो यहाँ पर फॉस्फेटेज जो है उसके दिमाग में कोई खलल आएगा और वो जाकर जो है वो बेसिकली खलल क्या होगा, वो पीछे की म्यूटेशन होगी जो जाके उसको एक्टिवेट करवा देगी। जी क्रसलैंड ठीक है। अच्छा जी। अब आइए, नेक्स्ट है जी कि जब आप हमारे सेलुलर सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं। असल में ना अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा नवाज आप कुछ पूछने लगे थे? अच्छा मुझे लगा आपका माइक ऑन हुआ। यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताता हूँ कि सेल्स जो हैं उनके सिग्नल कौन कौन से होते हैं, सेल को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो सिग्नल्स कहाँ से आते हैं। यहाँ पर इन्होंने बकायदा, हाँ जी ये देखिए, सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए या सेल्स की डिवीजन को एक्टिवेट करवाने के लिए एक दो सिग्नल इन्होंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं बकायदा। जैसे ये जो है वो एक है डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन क्या होती है कि जब एक दफा किसी जगह पर काफी ज्यादा सेल्स जमा हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स जितने ज्यादा डिवाइड होंगे उतना ही ये दूसरे सेल को डिग्रेड करेंगे कि यार मजीद डिवाइड मत हो, यहां बहुत रश हो गया है। असल में मैं आप लोगों को फिलहाल एक रफली बता रहा हूं, मैं अब ये उस तरह बात नहीं कर रहा डिटेल में जिस तरह जो है वो मैंने इंशाल्लाह कल करनी है इन्हीं फैक्टर्स के बारे में। लेकिन फर्ज करें कि आप जो है वो एक जगह पर काफी ज्यादा बच्चों को जमा कर देते हैं, काफी ज्यादा बच्चे जमा हो गए। अब जब वो काफी ज्यादा बच्चे वहां पर जमा हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि बस अब मजीद बच्चे इस जगह पर ना आए। यही बिल्कुल बात होती है एपिथेलियल सेल्स में। एक चीज होती है जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग होती है। याद रखिए दो तरह की सिग्नलिंग होती है माइटोसिस को प्रमोट करवाने के लिए, स्टॉप करवाने के लिए। एक सिग्नलिंग होती है इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग जो अभी आप पढ़ के आए हैं, G2S फेज और एनाफेज वाली, ठीक है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग दो तीन तरह की होती है। एक ये होता है कि कोई हार्मोन आके एक्टिवेट करवाए, वो ये पूरा पाथवे बना हुआ है, जैसे देखिएगा हार्मोन आता है, ग्रोथ फैक्टर आता है और वो आकर जो है वो एक्टिवेट करवाता है। ये देखिए
ये पूरा मैप पाथवे है, एमएपी काइनेज, मैप काइनेज। ये एक्चुअली बदकिस्मती से ये चैप्टर हम जो है वो छोड़ आए हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने देखा। ये मैप काइनेज जो है ये पूरा पाथवे है, ग्रोथ फैक्टर बाहर से आया, वो इस पूरे पाथवे को एक्टिवेट करवाएगा, जो कि सेल के अंदर जाके सेल डिवीजन स्टार्ट करवाएगा। तो आप देख लीजिए, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर था जिसने बाहर से आके सेल को बताया कि भाई स्टार्ट करो, वो अपना सेल डिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है। वो आकर अटैच होगा और अंदर का रिएक्शन स्टार्ट करवाने के बाद वो खुद डिटैच हो जाएगा। अटैच हुआ, अंदर का रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आखिरी जो ईआरके होगी 3 फॉस्फेट के साथ, इसको एमएपी काइनेज कहते हैं, ये अंदर जाके सेल डिवीजन स्टार्ट करवाएगा। ये इंशाल्लाह डिटेल में कल सही। दूसरी टाइप की जो सिग्नलिंग होती है, यानी केमिकल सिग्नल के अलावा, वो है डेंसिटी डिपेंडेंट। यानी एपिथेलियल सेल एक जगह काफी जमा हो गए, ऐसे गुत्थे में जमा हो गए। अब वो क्या करेंगे, वो डेंसिटी जो है वो उन सेल्स के लिए एक सिग्नल होगी कि भाई सेल डिवीजन बंद कर दो, बहुत ज्यादा सेल जमा हो गए हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट में एक और चीज भी होती है, जैसे एक टिश्यू है, उसमें 100,000 सेल्स हैं, 1 लाख सेल्स हैं, ठीक है। वो 1 लाख सेल उस टिश्यू में, अब जैसे ही 1 लाख से ज्यादा होना शुरू होंगे तो उस टिश्यू की एक खास बाउंड्री होती है, उसके ऊपर जोर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो जो जोर है वो इस बात की निशानदही होगा कि अब इस टिश्यू में सेल्स की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। और वो जो कैपेसिटी है, अगर तो उसके बाद सेल डिवीजन खत्म हो जाती है, इसका मतलब है सेल डिवीजन कंट्रोल में है। लेकिन अगर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर के बाद सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होती तो इसका मतलब है कैंसर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप की भी होती है, उसको मैं आपको कैम्बल से ही दिखाता हूं। एक और टाइप की एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग होती है जिसको आप कहते हैं, ये मेरा ख्याल है वही है, एक्स्ट्रा सेलुलर में ग्रोथ हार्मोन वाली। हाँ, ये एक और है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ना, जिसकी वजह से ये पेज जरा स्लो हो गया लोडिंग में, इस एक्सपेरिमेंट में वो बताते हैं कि ये असल में कौन सी सिग्नलिंग है। इस सिग्नलिंग को आप कहते हैं एंकरेज डिपेंडेंस। एंकरेज डिपेंडेंस, एंकरेज डिपेंडेंस क्या होती है कि अगर क्या हो कि जो सेल्स हैं उनकी जिस तरह से वो टिश्यू के साथ अटैच हुए हुए थे एक दूसरे के जरिए, आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि डेस्मोसोम्स के जरिए वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो जब एक दफा एंकरेज खत्म होगी ना, सेल्स को फील होगा कि हमारे इर्द गिर्द से सेल डेड हो गए, हमारे इर्द गिर्द से सेल हटते जा रहे हैं, तो वो सिग्नलिंग करेंगे कि भाई ये जो एंकरेज है हमारी टिश्यू के साथ, ये खत्म हो रही है। तो वो दोबारा से जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स भी शामिल होते हैं माइटोसिस के पीछे, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग भी शामिल होती है, ठीक है। इसको मजीद डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह कल। जी बेटा।